गुड इवनिंग। आज आप लोग के सामने भौतिकी से कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न और उसके एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूं, जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? यानी हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट, किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है पीला यानी येलो, सेकेंड है बैगनी यानी वायलेट, थर्ड है नीला ब्लू और फोर्थ है हरा। तो किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा इसमें बैगनी का, यानी आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर इसमें होगा बी। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है बैगनी का, आंसर आपका होगा इसमें बी, बैगनी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्यों बैगनी का होगा ज़्यादा। तो बैगनी का अपवर्तनांक ज़्यादा होने का कारण है कि एक देखिए, हम जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल का। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, यानी वेवलेंथ लाल रंग का क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग के वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका म्यू यानी कि अपवर्तनांक यानी म्यू क्या होता है? लाल रंग का सबसे कम होता है। तो देखिए, ये कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि होता है फार्मूला क्या चीज़। v बराबर होता है, v इक्वल टू होता है n लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है। अब देखिए, म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू होता है c बाई v। म्यू इक्वल टू होता है c बाई v, जहाँ v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी तो चलिए, अब यहाँ अगर v के जगह पर इस मान को अगर रख देते हैं तो क्या होता है? इसको कट करते हैं। अब देखिए, म्यू इक्वल टू होता है c बाई v और v बराबर n लैम्डा। यानी कहने का मतलब है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो आप यहाँ से बताइए कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा हो गया? यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा हो गया किसका? वेवलेंथ ज़्यादा इसमें लाल का है, तो लाल का अपवर्तनांक क्या है? कम है। और वेवलेंथ सबसे कम किसका है? बैगनी का, तो उसका अपवर्तनांक क्या है? ज़्यादा है। तो समझ गए? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? यानी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए किसका होता है बताइए। पहला है पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट, दूसरा है अवरक्त इंफ्रारेड, तीसरा है दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट, और चौथा है गामा किरणें। किसका होगी? तो इसको देखिए, आप पहले समझिए, इसको आप एक बार समझ लीजिए किसका ज़्यादा होगी। इसको इससे समझ लीजिए कि जब कोई प्रिज्म पर किसी वाइट लाइट इससे होकर जाता है तो क्या होती है? ये 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में बंट जाती है। इस तरह से विग्योर हो जाता है। भी से शुरू होके और रेड पर क्या होती है? ये ख़त्म हो जाती है, रेड पर ख़त्म हो जाती है। समझिए, तो रेड से लेके वायलेट तक जो होती है इसको हम लोग कहते हैं विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश। ये सब क्या है इतना? इसको दृश्य प्रकाश कहेंगे। इसका तरंग दैर्घ्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है।
उसके बाद रेड के ऊपर जो भी आएगा उसको इंफ्रारेड बोलेंगे। रेड के ऊपर क्या होगा? इंफ्रारेड, और वायलेट के नीचे क्या होगा? ये होगा अल्ट्रा वायलेट। तो इसके बीच वाले जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगा विजुअल लाइट। इसको हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश, यानी विजुअल लाइट। ये विजुअल लाइट है। तो यहाँ पर देखिए परावैंगनिक समझ गए, अवरक्त समझ गए, दृश्य प्रकाश समझ गए। उसके बाद है गामा, कि गामा रे किधर है। तो रेड के ऊपर इंफ्रारेड होती है। जब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जब सबसे ज़्यादा है, लाल रंग है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा है तरंग दैर्घ्य, तो उसके जो ऊपर होगी उसके तरंग दैर्घ्य तो और ज़्यादा होगा। गामा रे तो अब नीचे आता है, इसके बाद आता परावैंगनिक के भी बाद। तो यहाँ पर क्या होगा कि लाल से भी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? अवरक्त का, यानी इंफ्रारेड का। तो आंसर इसमें क्या होगी? इसमें आंसर होगी बी, अवरक्त यानी इंफ्रारेड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने की? पहला है एडिसन, दूसरा है रोमर, तीसरा फैराडे और चौथा है वेबर। तो देखिए एडिसन, फैराडे या वेबर तो प्रकाश की चाल ज्ञात करने में नहीं थे, तो इसको एक कॉमन सेंस जाएगी। रोमर के अलावा भी बहुत सारे लोग प्रकाश की चाल ज्ञात करने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश की चाल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाल, प्रकाश की चाल C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो प्रकाश की चाल है, ये प्रकाश की चाल लगभग ज्ञात करने में सफलता पाई रोमर ने। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होती है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होती है? पहला ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य घटती है, तीसरा है आवृत्ति बढ़ती है और चौथा कुछ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ देखिए प्रकाश के अपवर्तन समझिए। जब प्रकाश की कोई किरण, ये हवा है मान लीजिए, हवा यानी एयर, हवा से ये आई है किसमें? कांच में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब देखिए कांच का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है, यानी उसमें प्रकाश का वेग क्या होती है? कम जाती है। तो प्रकाश की वेग क्या होती है? कम जाती है। तो कांच में आने पर जब प्रकाश की वेग कम जाती है तो हम कह सकते हैं इस फार्मूला से कि, इसको हटा में देता हूँ पहले, समझिए इसको। V बराबर क्या होता है? पहले इस फार्मूला समझिए कि V = होता है n लैम्डा, यानी जब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? V/n, यानी लैम्डा क्या है? वेलोसिटी के समानुपाती है। तो कहने का तो जब वेलोसिटी कम जाएगी तो तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा? कम जाएगी। जब वेलोसिटी कम जाएगी इसका मतलब तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी? कम जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य कम जाएगी, यानी ऑप्शन बी, वेवलेंथ डिक्रीजेज। अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस व्हेन रे ऑफ लाइट गोज। फर्स्ट है हीरे से कांच में, यानी फ्रॉम डायमंड टू ग्लास। बी है जल से कांच में, यानी फ्रॉम वाटर टू ग्लास। थर्ड है वायु से जल में, यानी फ्रॉम एयर टू वाटर। एंड फोर्थ है वायु से कांच में, यानी फ्रॉम एयर टू ग्लास। फिर से समझिए, हीरे से कांच में जाने में प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। दूसरा होता है जल से कांच में, वायु से जल में और वायु से कांच में। पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण कोई वस्तु बहुत चमकती है, तो सबसे ज़्यादा चमक तो हीरा में ही होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका आंसर क्या, इसका सही आंसर क्या होगा? समझ गए होंगे, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, तो पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है हीरे से कांच में जाने पर।
अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रॉम विच कंसेप्ट ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स? फर्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर यानी जो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है। अंदर क्या होते हैं, प्रकाश क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर वह इस तरह से अंदर ही चली जाती है, जिससे क्या होता है कोई भी पल्स या कोई भी वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी, एसी फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट हो जाती है। कोई भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट हो जाती है, क्योंकि उसका तरंग जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये क्या होती है तरंग के रूप में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर वो तरंग को रूप में फ्रीक्वेंसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देती है। तो हमारे अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये काम करता है आपका प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ऑप्शन था आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। तो छोड़िए, आप समझ गए हैं। अगला पर जाइए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? किसमें लाइट के कारण लाइट देना किसमें पड़ता है जिससे कि एनर्जी डेवलप होता है? लाइट से एनर्जी विद्युत निकलना, ये बताइए। डायनमो में क्या टर्म्स दिखाते हैं तब विद्युत निकलता है या कोई लाइट देते हैं? थर्ड है विद्युत मोटर, फर्स्ट है डायनमो, सेकेंड है विद्युत मोटर, थर्ड है सौर सेल और फोर्थ है विद्युत सेल। इंग्लिश में समझ लीजिए, विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट है डायनमो, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल मोटर, थर्ड है सोलर सेल एंड फोर्थ है इलेक्ट्रिकल सेल। तो देखिए डायनमो क्या करता है, डायनमो का उपयोग हम कब करते हैं? जनरेटर का, जब लाइन कट जाता है, बिजली चली जाती है, तो उसको क्या करते हैं मोटर को घुमाते हैं तो बिजली निकलती है। यानी डायनमो क्या काम करती है? डायनमो करती है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह क्या करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो ये प्रकाश ऊर्जा को नहीं बदल रही है विद्युत ऊर्जा में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या काम करता है? इसमें बिजली देते हैं तब ये घूमता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। किसमें? ये करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में यानी यांत्रिक ऊर्जा में। थर्ड है सौर सेल, सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश की किरण सूरज से आती है। प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? सन से। प्रकाश की किरण सूरज से आती है। ये प्रकाश की किरण क्या होती है जब सोलर प्लेट पर पड़ती है तो उसको, इस सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट पर जब पड़ती है तो क्या करता है ये ऊर्जा में बदल देती है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है, यानी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आंसर क्या है? और थर्ड है विद्युत सेल। विद्युत सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। विद्युत सेल क्या करती है? केमिकल एनर्जी को यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो सही आंसर आपका क्या होगा इसमें? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल यानी सौर सेल। अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ ए सन? सूरज के कोर का ताप कितना है? पहला है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन, सेकेंड है 2.5 × 10⁻⁷ केल्विन, थर्ड है 1.4 × 10⁻⁶ केल्विन एंड फोर्थ है 1.4 × 10⁻⁷ केल्विन। ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ए 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। ये याद रखने वाली क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ? फर्स्ट है 3 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर,
सेकेंड है 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। थर्ड है 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एंड फोर्थ है 2 × 10⁷ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो क्या होगा बताइए। तो सूर्य के केंद्र का दाब होता है 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, इसका उत्तर सोचिएगा। प्रश्न है परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर आधारित है। पहला है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, सभी पर। देखिए ये पढ़ना है आपको 9 क्लास या 10 क्लास में ही पढ़ना है। देखिए नाभिकीय संलयन क्या है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, FUS है। ये क्या है, ये है जब कोई बड़ा नाभिक, जब छोटे छोटे 2 नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। जिससे 2 हाइड्रोजन आयन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, हीलियम, हाइड्रोजन नाभिक से हीलियम का बनना, ये नाभिकीय संलयन का सिद्धांत है। इसी के कारण बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। और यह प्रक्रिया चल रही है सन पर, सूरज पर। आजकल देखते होंगे हाइड्रोजन बम का कंसेप्ट जो है यही है। हाइड्रोजन बम लोग बनाने की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उससे निकलती है। यह एटम बम से कई गुना ज़्यादा विनाशकारी होता है। लेकिन सूरज पर यही हाइड्रोजन बम छूट रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक ONH1 + ONH1, ये बनाती है क्या चीज़, ये बनाती है हीलियम, ये बनाती है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के कौन सा समस्थानिक काम करता है। देखिए पहला प्रोटोनियम, दूसरा ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम इसमें काम करता है, यानी कि ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम बनाता है। ठीक है। दूसरा है नाभिकीय विखंडन। परमाणु रिएक्टर आधारित होता है किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन समझ गए, जब किसी यूरेनियम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाभिक पर अल्फा कम से बम्बार्डिंग कराते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराते हैं, तो उसे बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन, इसके अलावा फिर निकलता है वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के नाभिक पर बम्बार्डिंग होता है। और उससे अनियंत्रित ये प्रक्रिया चलती है, इसी को नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। लेकिन रिएक्टर में इसको क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। कैडमियम बोरान के रॉड कंट्रोलिंग रॉड रहती है तथा मॉडरेटर इस सब की मदद से इसको कंट्रोल कर लिया जाता है, जिससे परमाणु रिएक्टर से जो ऊर्जा निकलती है वो क्या होती है, उसका उपयोग हम अन्य कामों में करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है। पहला है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। सेकेंड है पृथ्वी का परिक्रमण। थर्ड है पृथ्वी का घूर्णन। इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं या तो ये याद ही नहीं रह पाता है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट है ग्रेविटेशन, सेकेंड है पृथ्वी का परिक्रमण, थर्ड है पृथ्वी का घूर्णन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ग्रेविटेशन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडलीय दाब होता है। P = V/ρg होता है। तो इसमें G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। पलायन वेग किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी किसको कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं कि वह वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर फेंक दिया जाए तो वह लौट कर नहीं आए, और पृथ्वी के चारों ओर, माने किसी वस्तु को अगर फेंक दिया जाए बाहर तो ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करे, घूमने लगे, चारों ओर सिर्फ घूमता रहे।
इसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी एस्केप वेलोसिटी भी बराबर होता है यानी 2gr। तो इसका मान होता है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, थर्ड है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड एंड फोर्थ है 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से कोई वस्तु को अगर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर फेंक दिया जाए तो वस्तु लौट कर दोबारा नहीं आएगी और ऑर्बिट में चारों तरफ क्या होगी, घूमते रहेगी। ये ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते रहेगी। इसी को एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। आखिरी क्वेश्चन आपको सामने रखता हूँ। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? विच प्रिंसिपल ए जेट इंजन वर्क्स? फर्स्ट है वस्तु का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शक्ति का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ पावर। थर्ड है कोणीय आघूर्ण का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड थर्ड है रेखीय संवेग का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो चार को चॉइस से किस सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है, इसका आंसर बताइए। तो देखिए, ये रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है यानी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग के संरक्षण पर एक काम करता है। रेखीय संवेग का संरक्षण क्या होता है? एम भी बराबर एम यू, मैंने संवेग का संरक्षण होता है। मात्रा और वेग के संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो जितना तेज़ी में इसका गैस बाहर की ओर फेंकता है उतनी तेज़ी में रॉकेट क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। अगर गैस का द्रव्यमान m और इसकी वेलोसिटी v है, पीछे फेंके में प्रोपेलेंट के गैस को, और रॉकेट का द्रव्यमान यदि है कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी v है, तो m भी बराबर होती है mu। यानी एक इस पर काम करती है रेखीय संवेग के संरक्षण पर। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। धन्यवाद।